नमस्कार दोस्तों। एवेंजर पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम संजू है। मैं आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाने वाला हूं और इसके साथ ही आपको हमारे एवेंजर पाठशाला वाले चैनल पे मैथ्स, रीजनिंग और एमपी पुलिस जो आने वाली एग्जाम है उससे संबंधित सारे विषय के हर अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर्स मिलेंगे, जिसके पास बहुत अनुभव भी है और जो ऑलरेडी सिलेक्टेड भी है, वही आपको टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। हम जो श्रृंखला ला रहे हैं, जो सीरीज ला रहे हैं, वो पीवाई क्यूज बेस्ड है। एमपी पुलिस में जो आया है क्वेश्चन है और जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा। और जितने भी हमारे चैनल्स पे आपको टीचर्स पढ़ाएंगे, वो भी ऐसी सीरीज लाएगी ताकि है ना, आपका हमारे चैनल से सिलेक्शन हो। ठीक है। हम आपको गारंटी देते हैं कि आप ये सीरीज जितनी बार हो सके उतनी बार देखिए, ताकि आपका इसके अलावा कहीं भी आपको इधर उधर यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं पड़े। हम पूरी आपको गारंटी देते हैं कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और जो हम आपको रेगुलर हमारे सब्जेक्ट से, हर प्रत्येक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके यहाँ हमारे चैनल्स पे आपको जो सीरीज डलेगी पीवाई क्यूज और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, बस उसको फॉलो करिएगा, रूटीन वाइज देखिएगा। आपके सिलेक्शन की गारंटी हम लेते हैं, बस आप फॉलो करते जाइएगा हमें। ठीक है। हम आपको अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? हमारा देश आजाद हुआ था। ठीक है। आजाद हुआ था। 26 जनवरी 1950, ये इसका सही आंसर है। 26 जनवरी 1950। 2 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? भारत का संविधान बना था। भारत का संविधान बना था। आप सभी जानते हैं, संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है। तो संविधान सभा का जो फाइनल एस्टिमेशन बना, मतलब जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था, तो वो तारीख 26 नवंबर 1949 की है। जो हमारी प्रस्तावना है उसमें आप देखेंगे 26 जनवरी मेंशन नहीं है, वो 26 नवंबर 1949 ही मेंशन है। 2 अक्टूबर 1950 का कोई ऐसा महत्व नहीं है। हाँ, 2 अक्टूबर 1869 को जरूर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है। आप देखिए, आप 26 जनवरी को ही हमारे संविधान सभा वाले जो लोगों ने वो 26 जनवरी को लागू करने के लिए क्यों चुना, ये भी एक क्वेश्चन आता है। इस आप इसका ऐतिहासिक महत्व समझ लीजिए, क्योंकि क्या हुआ था 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? चाचा नेहरू जी ने करी थी। ठीक है। चाचा नेहरू जी ने करी थी। और ये लाहौर अधिवेशन हुआ था रावी नदी के तट पर। तो इस लाहौर अधिवेशन में डिसाइड किया गया था कि आने वाला जो 26 जनवरी होगा, उस दिन भारत अपना पूर्ण स्वराज दिवस बनाएगा। ठीक है। इसी के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए क्या हुआ, इसी के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 26 जनवरी संविधान लागू करने की दिनांक को डिसाइड किया गया। आप अभी भी याद रखिए, एक क्वेश्चन ये कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश एक गणतंत्र दिवस कहलाया है। गणतंत्र मतलब क्या? जिसका सर्वोच्च पद निर्वाचित होता है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? हमारे देश का संविधान बना था। ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी हमने कवर करा था संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ठीक है। हम पेन ले लेते हैं, 1 मिनट। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था, एक 26 नवंबर 1950 वाला 49 वाला ऑप्शन था। ठीक है। तो हमारा देश का में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? क्वेश्चन तो यही है ना हमारा। तो 1945, पहला ऑप्शन क्या है? 1945। 1945 को आई थी वेवेल योजना, याद रखना, लॉर्ड वेवेल आए थे। ठीक है। वेवेल योजना आई थी। दूसरा ऑप्शन क्या है? 1946। आप सभी जानते हैं 1946 में कौन आया था? कैबिनेट मिशन आया था। तो कैबिनेट मिशन के थ्रू ही हमारी संविधान सभा का गठन हुआ था। 1947 सभी जानते हैं आप, हमारा देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। और 1950 को आप सभी जानते हैं क्या, कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है?
1946, क्योंकि 1946 को कैबिनेट मिशन आया था, जिसके 3 सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे? पैथिक लॉरेंस सर, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इन्हीं ने ही अपना प्रस्ताव रखा था, जिसके थ्रू हमारे देश की संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसने संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव रखा था। तो इसका सही आंसर क्या है? 1946। आइए हम चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा, तीसरा नहीं, तीसरा क्वेश्चन स्लाइड में मिस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू पहला ऑप्शन है। तो जितनी भी संघीय समिति है, ठीक है, संघ शक्ति समिति है, जिसके भी आगे संघ जुड़ा हुआ ना, उसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे चाचा नेहरू जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये हमारे संविधान निर्माता भी बोले जाते हैं। ठीक है, संविधान निर्माता भी बोले जाते हैं। पूना एक्ट भी इनके इनके और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, पूना समझौता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हमारी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तीसरा ऑप्शन है पट्टाभी सीतारमैया। आपने एक जेवीपी समिति सुना होगा, जब हमारे देश में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन की मांग चल रही थी, तो एक कमेटी बनी थी, जेवीपी समिति। ठीक है, जेवीपी का फुल फॉर्म क्या है? जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी, ठीक है, वी यानी वल्लभ भाई पटेल, और पी यानी पट्टाभी सीतारमैया। तो इसी ऑप्शन से हमने निकाला है पट्टाभी सीतारमैया। देखिए, मैं आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसमें आपका यही क्वेश्चन कवर नहीं हो। आपको इस मेरे जो ये एमसीक्यूज मैंने जो ऑप्शन डाले, उससे रिलेटेड जो जो बात रहेगी, मैं सभी आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा। और इवन मैं ही नहीं, आपको जो भी हमारे एवेंजर पाठशाला वाले चैनल पे जितने भी टीचर्स मिलने वाले हैं, वो सब आपको कवर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो हम आपके सिलेक्शन की गारंटी हमारे चैनल पे दे रहे हैं। आप बस है ना, इस चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जितना भी हो सके बार बार हमारी क्लासेस को देखिए, ताकि आपके फैक्ट्स भी कवर हो जाए। हम जो करंट में जो डायनेमिक जो सिनेरियो चल रहे हैं, उसको भी हमारे क्वेश्चंस में आंसर्स में रिलेट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, BN राव, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे हमारे संविधान सभा में, क्योंकि ये संवैधानिक सलाहकार थे भैया। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। आप समझ रहे हैं ना, हमारे जीवन में भी सलाहकार लोगों की कितनी भूमिका रहती है। हम लोगों को एडवाइस देने वाले बन जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन में भी कोई एडवाइस देने वाला होता ही है। ठीक है, तो संवैधानिक सलाहकार, आप सभी जानते हो उस टाइम भी संविधान वाले इतने महान महान देश में लोग थे, तो उसके हिसाब से उनको भी है ना, संविधान में कोई सलाह देने वाला तो होना चाहिए। तो BN राव बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ये वो व्यक्ति थे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और ऐसा समझ लो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और BN राव ही थे जिन्होंने पूरा मतलब सब लेके चले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका सही आंसर क्या है हमारा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, हमने पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस करा हुआ है हमारे पहले इसमें ही। संविधान को अपनाने की तिथि क्या है? आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू, संविधान लागू। ठीक है, 26 नवंबर 1950, 49, 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ? संविधान के अपनाने की तिथि यही थी क्या? नहीं, 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान क्या बन के तैयार हुआ, संविधान तैयार हुआ। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को देश क्या हुआ? आजाद हुआ। वही सारे ऑप्शन डाले मैंने। संविधान को अपनाने की तिथि थी 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये थी कि कौन सी थी? देखो, मैं आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ। 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, अब याद रखिएगा 1949 है इसका राइट आंसर, क्योंकि संविधान सभा ने 26 नवंबर को 26 नवंबर 1949 को, जिसमें 284 मेंबर्स थे, उन्होंने इसको अडॉप्ट करा था। याद रखिएगा, जब हमारी प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें अडॉप्ट वर्ड है, कि संविधान सभा ने संविधान को कब अडॉप्ट करा था?
तो आप इस बात को याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। क्लियर हो गया सारा? ठीक है, आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान के प्रारूप को तैयार करने में कितने सदस्य थे? कुल कितने? हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं संविधान को प्रारूप करने वाली समिति को प्रारूप समिति बोलते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण समिति थी। ठीक है, तो चलो हम थोड़ा जान लेते हैं प्रारूप समिति के बारे में। एक हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़ा था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? हमारे B.R. अम्बेडकर जी। ठीक है, अम्बेडकर जी। अब देखिए, ये प्रारूप समिति थी ना, इसका गठन कब हुआ था? एक क्वेश्चन ये बन सकता है, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसके 7 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 7। ठीक है, अब इसके कुछ महत्वपूर्ण सदस्यों को भी हम जान ही लेते हैं। एक तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए, K.M. मुंशी हो गए। ठीक है, अब जितने भी कृष्ण जी के नाम आपको याद है, हम कृष्ण जी भी बोलते हैं, गोपाल जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो टी कृष्णमाचारी। ठीक है, फिर गोपाल स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, कृष्ण स्वामी अय्यर। कृष्ण स्वामी अय्यर के बाद हो गया हमारा, देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, K.M. मुंशी जी, टी कृष्णमाचारी, N गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर उसके बाद कौन हो गया? हमारे मोहम्मद सादुल्ला सर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, और एक और थे हमारे। और एक थे हमारे सदस्य माधवराव जी। ठीक है, तो 7 सदस्य है। इसके फैक्ट्स देखिए, प्रारूप समिति से जुड़े हुए सारे फैक्ट्स मैंने कवर कर दिए। इसके अध्यक्ष है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। 7 मेंबर्स थे। जितने भी कृष्ण जी के नाम याद आ रहे हैं, टी कृष्णमाचारी, N गोपाल स्वामी अयंगर जी, कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, माधवराव जी, K.M. मुंशी। एकमात्र कांग्रेस सदस्य इसमें कौन थे? K.M. मुंशी जी। ठीक है, सारे फैक्ट्स मैंने कवर करने की कोशिश करी। प्रारूप समिति को ही मेन समिति बोला जा सकता है, क्योंकि इसने ही संविधान का खाका तैयार ढांचा तैयार करा, जो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट चाहिए, चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान की मूल प्रति किस भाषा में लिखी गई है? तो याद रखिएगा, संविधान की मूल प्रति हिंदी और इंग्लिश में नहीं लिखी गई है। ये ओनली इंग्लिश में लिखी गई है। किसमें? ओनली इंग्लिश में लिखी गई है। इसको फिर हिंदी में किसने लिखा? एक क्वेश्चन तो माइंड में ये भी आता होगा। तो याद रखिएगा, वसंत कृष्ण वेद्य जी। कौन? वसंत कृष्ण वेद्य जी। जो हमारे संविधान की कृति है, जो हमारे संविधान के मूल आप देखेंगे जो कॉपी है, उसको जो कैलीग्राफी फॉर्म में लिखा है, याद रखिएगा, उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको याद रखना है, संविधान की मूल प्रति जो थी वो ओनली इंग्लिश में लिखी गई। उसको बाद में हिंदी में लिखा गया, जो कि वसंत कृष्ण वेद्य जी थे। और उसको जो डेकोरेट करने का काम था, वो शांति निकेतन के कलाकार ने करा है।
आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान प्रदान करने का अधिकार किसे है। ठीक है, तो हमने अभी देखिए लास्ट मैंने दो क्वेश्चन नागरिकता से रिलेटेड ही रखे, ताकि जो भी आपके एग्जाम्स में आए उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाए। तो नागरिकता को प्रदान करने का अधिकार किसे है, तो याद रखिएगा, अभी मैंने बताया पहला ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे चार ऑप्शन दिए। तो इसका अधिकार सिर्फ संसद को है, और संसद ने ही 1955 में क्या नागरिकता अधिनियम पारित किया था, याद रखिएगा। ठीक है, नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था, जो सबसे पहले अधिनियम था। देखिए, आप संसद को कोई तो पावर देता होगा ना, संसद ऐसे तो उसको थोड़ी मजा आ रहा है कि संसद कानून बनाएगी। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 11 है, अभी मैंने आपको बताया था। 5 से 11 में क्या है, 5 से 11 यानी भाग 2 में, पार्ट 2 में, अनुच्छेद 505 से 11 में जो आर्टिकल 11 है वो संसद को पावर देता है कि नागरिकता से रिलेटेड जो भी प्रावधान होंगे उसे कौन बनाएगी, हमारी भारतीय संसद बनाएगी, और यही सर्वोच्च होती है। ठीक है, केंद्र सरकार तो उसको लागू करती है, जो भी हमारे अधिनियम बनते हैं उसको लागू करने का काम किसका है? भैया केंद्र सरकार का ही है ना। तो संसद बनाती है और केंद्र सरकार उसको लागू करती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 11 में बताया गया है कि नागरिकता से रिलेटेड जो भी प्रावधान होंगे उसको बनाएगा कौन? संसद बनाएगी हमारी। आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अभी मैंने देखिए पूरा क्वेश्चन आपको बताया था, वही नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है इस पे। नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए पहला ऑप्शन 1949। 1949 को क्या हुआ था? 26 नवंबर को क्या हुआ था? अभी हमने नेक्स्ट लास्ट स्लाइड्स में डिस्कस करा है। 1949 में हमारा संविधान बना था। ठीक है, संविधान बना। ठीक है, दूसरा 1950 में संविधान को क्या हुआ? लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। तीसरा 1955, अभी मैंने बताया था आपको लास्ट स्लाइड में, 1955 में क्या हुआ? संसद ने एक्ट पारित किया था। ठीक है, और 1962 में आप जानते हैं इंडिया चाइना वॉर हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था आप सभी जानते हैं, 1964 में हमारे देश के प्रधानमंत्री की डेथ हो गई थी, उनको आया था हार्ट अटैक। ठीक है, क्लियर हो गया। संविधान नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 में। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारे। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला ऑप्शन है 20, दूसरा 22, तीसरा 25 और चौथा 24। तो याद रखिएगा हमारे भारतीय संविधान में टोटल कितने 22 भाग थे। कितने भाग? 22 थे टोटल। अब देखिए इसमें मैंने एक क्वेश्चन आगे एक कोट करा है 2025। अब देखिए 2000 संसद ने बहुत सारे भाग जोड़े हैं अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, संविधान संशोधन करके भाग जोड़े। तो आज की तारीख में अगर पूछा जाए कि वर्तमान तक संविधान में कितने भाग है, तो टोटल 25 याद रखिएगा। कितने हैं? टोटल 25 भाग है। लेकिन संविधान में, मूल संविधान में कितने? टोटल 22 भाग है। अगर आप आज भी उस संविधान का जो बैरक पढ़ेंगे ना, उसमें 22 ही मेंशन रहेगा। तो 22 भागों के अंदर भाग जोड़े गए। आप देखेंगे जैसे अनुच्छेद रहता है, जैसे मैंने ये लिखा, इसमें ब्रेकेट लगा है, ब्रेकेट का मतलब होता है ये इसका सब क्लोज है। और आप देखेंगे बैरक पढ़ेंगे उसमें, जैसे ये स्पेस दिख रही है आपको 39A, तो ये नया अनुच्छेद है। क्या है? नया अनुच्छेद। ऐसे नए प्रावधान को जो भी जोड़ा गया है उनको इसी प्रकार से लिखा गया है। तो वर्तमान में संविधान में 25 भाग है, याद रखिएगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चन मैंने आगे भी एक डाला, आप समझ जाएंगे अनुच्छेद से रिगार्डिंग। अब देखिए संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो पहला ऑप्शन है 395। ठीक है, दूसरा है 448, तीसरा है 465, चौथा है 470। तो याद रखिएगा मूल संविधान में
मूल संविधान में हमारे यहाँ 395 आर्टिकल से, कितने थे? 395। आज वर्तमान में मैंने ऊपर देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए, संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है 2025 तक। तो याद रखिएगा 470 प्लस, कितने? 470 प्लस, 470 से ज्यादा आर्टिकल्स हो गए। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमें संविधान के जो मूल प्रति है, जो हमारे संविधान का बैरक एक्ट है, उसमें 470 अनुच्छेद दिखेंगे नंबरिंग के हिसाब। हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए, जैसे 21 आर्टिकल अनुच्छेद है के, ठीक है, तो अनुच्छेद 21 का एक जैसे नया अनुच्छेद जोड़ा गया, तो उसको ऐसे 21A लिखा गया है। मतलब नंबर चेंज नहीं हुआ है, आर्टिकल्स के अंदर या उसके सब क्लोज के फॉर्म में है ना आर्टिकल्स को लगाया गया है, ताकि है ना नंबरिंग में प्रॉब्लम ना हो, व्यवस्था नहीं बिगड़े, इस वजह से ही किया गया है। तो 21 से आप सभी जानते हैं, शिक्षा का अधिकार है ये, शिक्षा का अधिकार। आरटीई अधिनियम के बारे में भी सुना होगा, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, 2009 में पारित किया गया था इसको, ठीक है। तो ये शिक्षा के अधिकार 21 को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया था। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, संविधान की अनुसूचियों की संख्या क्या है? हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत अभी करंट में आप देखेंगे, अभी करंट सिनेरियो बहुत चल रहा है छठी अनुसूची का। सोनम वांगचुक का नाम भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो अभी करंट में वही सिनेरियो चल रहा है। तो ये छठी अनुसूची क्या है भैया? तो हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, संविधान की अनुसूचियों की संख्या क्या है? अब देखिए, इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि संविधान के प्रारंभ में कितनी समिति अनुसूचियां थी, और वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां है। तो यदि वर्तमान में आए, क्या है, वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है, तो आप याद रखिएगा 12। अब बोले मौलिक संविधान में कितनी अनुसूचियां है भैया? तो मौलिक संविधान में 8 है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो अब हम डिस्क्रिप्टिव थोड़ा देख लेते हैं अनुसूचियां। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? 8 ये मौलिक के हिसाब से, और वर्तमान के हिसाब से हमारी 12 अनुसूचियां, ठीक है। तो आप देखिए, थोड़ा हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव कर लेते हैं, ठीक है। संविधान की पहली अनुसूची में क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, ठीक है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते हैं, जितने भी हमारे देश के बड़े बड़े पद हैं, वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची शपथ से रिलेटेड है, ठीक है। चौथी अनुसूची किससे रिलेटेड है हमारी? राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होता है, राज्यसभा सीटों से रिलेटेड। पांचवी अनुसूची, जो भी अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्य हैं उनसे संबंधित है, अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों से संबंधित। छठी अनुसूची याद रखिएगा, ATMMM, शॉर्ट फॉर्म है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ठीक है। तो ये 6 अनुसूचियां मैंने अभी आपको बता दी। नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरा अनुसूचियों से रिलेटेड, अभी आगे मैंने और भी क्वेश्चन डाले हैं अनुसूचियों से रिलेटेड, तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक नेक्स्ट स्लाइड में आपको पूरा बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अनुसूचियां इसलिए संविधान में, मूल संविधान में नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें थी, क्योंकि अगर हम संविधान में ही सब डाल देते तो संविधान बहुत लेंदी हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता। इस वजह से प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में भी रखते हुए अलग से अनुसूचियां जोड़ी गई, जो बातों को सरल फॉर्म में बनाया जा सके। अनुसूचियां टोटल है 12, मूल संविधान में थी 8, बाद में कितनी जोड़ी गई है? +4, ठीक है। तो मैंने 6 तक बता दिया। छठी अनुसूची बहुत अभी करंट में है, तो याद रखिएगा ATMM, 4 अनुसूचित क्षेत्रों की बात की गई है, 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों की बात की गई है, जिनको बहुत स्वतंत्रता मिलती है अपने राज्य में, जो भी वहाँ पर शेड्यूल का ट्राइब्स रहती है, उससे उनके अधिकारों से संबंधित। हो, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम, एम से मेघालय, ठीक है। ये याद रखें। अब देखिए, 7वीं अनुसूची क्या है?
हमारे कार्य भी तो होंगे, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो सरकारों के कार्यों को बांटा गया है, सरकारों के कार्यों का विभाजन। ठीक है। आठवीं है भाषा से संबंधित। भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची याद रखेगा? आठवीं अनुसूची। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भैया भाषा से संबंधित कौन सी है? भूमि सुधार। आप देखेंगे कि जब हमारे संविधान हमारा जब देश आजाद हुआ था, तो बहुत बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, जिनके पास ऐसा समझ लो कि जिन किसी किसी की प्रॉपर्टीज इतनी सारी हुआ करती थी कि हजार हजार गांवों तक उनकी जमीन हुआ करती। तो भूमि सुधार से रिलेटेड नौवीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची है दल बदल। आप देखेंगे दल बदल से संबंधित आप नीतीश कुमार जी हमारे कब कब कौन से दल में चले जाए, तो ऐसे लोगों के लिए भी हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है कि भैया एक प्रॉपर क्राइटेरिया हो, उसके बाद ही आपको। अभी हाल ही में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में भी 2019 के बाद जो चुनाव हुए थे, उसमें भी दल बदल वाली घटना देखी गई थी। तो ऐसे प्रावधान दिए गए कि किन किन केस में आप दल बदल कर सकते हो। ठीक है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से रिलेटेड, तो पंचायत में आती है आपकी ग्राम पंचायत, मतलब जो आपकी शहरी वाली पंचायत से रिलेटेड। 12वीं अनुसूची में है आपका नगर पालिका के कार्य। ठीक है। तो ये मैंने पूरा एक क्वेश्चन में आपको सब बता दिया है। ठीक है। अब आगे आने वाले मैंने अनुसूचियों से रिलेटेड ही क्वेश्चन डाले, ताकि आपसे बन जाए और आपको रिकॉल भी हो जाए ये चीजें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, भाग 2 में क्या है? सिटीजनशिप वाला चैप्टर है। नागरिकता वाला भाग 3 में आप सभी जानते हैं फंडामेंटल राइट, यानी मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। भाग 4 में डीपीएसपी, यानी इसको ही बोलते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व। क्या बोलते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हमारा राइट आंसर यही हो गया है, थर्ड वाला। भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व, और ये है संघ से रिलेटेड। ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारे। अब देखिए, मैं इसलिए आपको इतना डिस्क्रिप्टिव पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपके जो भी है आपका को रिलेट करने का मौका मिलेगा। अब देखिए मैंने लास्ट में क्वेश्चन में पढ़ाया था, जो हमारे ऑप्शन थे कि मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर, टाइम वेस्ट नहीं है, ज्यादा हम टाइम नहीं करेंगे इसमें लगाएंगे, तो भाग 4 में हमारा डीपीएसपी, भाग 3 में है हमारा फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, भाग 2 आपको अभी वापस रिवाइज कराया मैंने, नागरिकता से रिलेटेड। ठीक है। और भाग 4 है, ये याद रखिएगा, ये है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। क्या है ये? मौलिक कर्तव्य। अब मौलिक कर्तव्य यानी जिसको 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन सी समिति थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे, तो इसको हटा देता हूं मैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे तो मौलिक कर्तव्य में हमारे, इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट लाइन पे ही गया। देखिए, जो मौलिक कर्तव्य था, जो मौलिक कर्तव्य वाला जो भाग था ना, वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था हमारे इसमें। ठीक है। आप सभी जानते हैं मौलिक कर्तव्य कितने हैं हमारे संविधान में? 10। ठीक है। उसके बाद 11, जो 11वां जोड़ा गया था, वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसमें देखिए मैंने कौन कौन सी बातें को इंक्लूड करा। मौलिक अधिकार, जो कि हमारे कौन से संविधान के कौन से भाग में है? भाग 3 में है।
ठीक है, अब यहाँ पर एक और नया ऑप्शन दिखा तो मैंने उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स कवर हो सकते थे वो मैंने बताए। भाग 4 हैं, ठीक है, जो जो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अब मौलिक कर्तव्य देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि ये 4A है, ठीक है, नया भाग नहीं जोड़ा गया है। जो मतलब ऐसा नहीं, अगर कुछ और होता तो 22 भाग थे हमारे संविधान में, भाग 23 भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, जो भाग है उसके अंतर्गत ही ABCD करके ऐसे भाग जोड़े गए हैं संविधान में। तो 4A, तो ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित नया भाग है, जिसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो कि मूल 10 कर्तव्य थे, फिर 11वां कर्तव्य जो कि शिक्षा का अधिकार जो मैंने बताया था ना, उससे संबंधित ही है। ठीक है, कि 6 वर्ष तक का बच्चों को पढ़ाने का अधिकार, जो बच्चों को माता पिता का एक कर्तव्य होना चाहिए कि 6 वर्ष तक को बच्चों को स्कूलिंग प्राथमिक शिक्षा दें। ठीक है, तो ये 11वां जो जोड़ा गया ना, वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ही है हमारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारे। देखिए, एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैंने इसमें PYQs और में से निकाला है। इसमें राज्य नीति निर्देशक तत्व किससे प्रेरित है? ठीक है, पहला है अमेरिका। आप सभी जानते हैं अमेरिका से हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान लिए गए, वो पहले हमें, जैसे उपराष्ट्रपति का पद, अभी हाल ही में चुनाव हुए उपराष्ट्रपति के, सभी जानते हैं उपराष्ट्रपति का पद। उसके बाद क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि महाभियोग की प्रक्रिया भैया कहाँ से ली गई है? संविधान में अमेरिका से ली गई। अब ब्रिटेन, आप सभी जानते हैं कि ब्रिटेन, हम किसके गुलाम थे? ब्रिटेन के गुलाम थे, तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ प्रशासनिक दृष्टि से, हर दृष्टि से किसका ज्यादा प्रभाव रहेगा? ब्रिटेन का ही रहेगा ना। तो ब्रिटेन से हमने क्या कर लिया गया है? संसदीय व्यवस्था। इतने महान महान लोगों को हम चुनते हैं, तो वो कौन सी व्यवस्था के थ्रू जाते हैं? संसदीय व्यवस्था के थ्रू जानते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद विधि का शासन, आप सभी जानते हैं देश का संविधान ही सर्वोच्च होता है। विधि का शासन यानी कानून के ऊपर कोई नहीं। ठीक है, फिर जो हमारा कैबिनेट सिस्टम है, वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण, जितने भी महत्वपूर्ण प्रावधान देखा जाए, ज्यादातर ब्रिटेन से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आयरलैंड। क्या है? DPSP के प्रावधान किससे लिए गए? आयरलैंड से लिए गए, तो इसका राइट आंसर है आयरलैंड। अब देखिए, फ्रांस भी मेंशन है यहाँ पर, तो हम फ्रांस की भी बात कर लेते हैं। तो आपने बंधुता, एकता, अखंडता, ये जो शब्द सुने ना, राष्ट्र की अखंडता, एकता, बंधुता, ये जो शब्द है ये हमारे फ्रांस से लिए गए। कहाँ से लिए गए? हमारे देखिए, संविधान में कोई ना कोई प्रावधान जो है, जब संविधान बन रहा था तो बहुत सारी बातें, वो हमने दूसरे, हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसे ही भारत का संविधान थोड़ी तैयार कर दिया। बहुत सारे देशों के संविधान के प्रावधानों को देखा है, उसको हमारे देश की कंडीशंस पे कि कौन सा संविधान का प्रावधान कौन से देश का, जो हमारे देश की परिस्थिति के अकॉर्डिंग मैच हो सकता है, वो उसको इंक्लूड करा है। ऐसे संविधान भारत का तैयार नहीं हो गया है एक दिन, रातों रात, बहुत मेहनत और मशक्कत से तैयार हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए, राज्य नीति निर्देशक तत्व, लास्ट स्लाइड्स में भी बहुत चर्चा करी है मैंने इन्हीं क्वेश्चंस की, वापस मैंने ये ऑप्शन डाले ताकि आपको बार बार रिकॉल हो, क्योंकि ये संविधान के ऐसे प्रावधान है जो हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। आप इनके बिना पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी को मतलब अगर नहीं पढ़ाना तो आप भूल जाइए कि इंडियन पॉलिटी में फिर क्वेश्चन बनेगा। राज्य नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में? 12 से 35 में। आप सभी जानते हैं क्या है? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट है ना? ठीक है, फंडामेंटल राइट कितने हैं? 6 थे। अभी वर्तमान में कितने हैं? 6। और पहले कितने थे? मूल संविधान में क्वेश्चन आ सकता है, मूल संविधान में थे 7। ठीक है, अब 36 से 51 में क्या है? आप सभी जानते हैं 36 से 51 में है हमारा DPSP। कहाँ से लिए गए? अभी नेक्स्ट का लास्ट स्लाइड में मैंने कवर करा हुआ है आपको, आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, आर्टिकल 52 to 78 इसमें राष्ट्रपति और उसके प्रावधान है।
और चौथा ऑप्शन है 80 से 100, इसमें भारतीय संसद से संबंधित प्रावधान। ठीक है, यही थे चारों ऑप्शंस में, मैंने वापस आपको डिस्क्रिप्टिव बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी एक अच्छा क्वेश्चन है, वो भी संविधान, मैंने डीपीएसपी से रिलेटेड ही लिया है। राज्य नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार के अधिकार है? अब देखिए किस प्रकार के अधिकार है, विधिक अधिकार का, नैतिक अधिकार, उसके बाद मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचार। आप ध्यान में रखिएगा ये चारों वर्ड्स एक मौलिक अधिकार तो नहीं हो सकते। क्यों क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मौलिक अधिकार सिर्फ 6 है, और आप सभी जानते हैं 36 से 51, यानी इतने सारे अधिकार तो होंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए विधिक अधिकार का मतलब क्या होता है, जो आपका राइट है। मान लिए आप कोई सी प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर्टी एक आपका कानूनी अधिकार है ना। अब कोई आपको उससे छीन ले तो आप कहाँ चले जाओगे? कोर्ट में चले जाओगे। लेकिन जो डीपीएसपी है ना, वो राज्य लागू करेगा या ना करेगा उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, नहीं पुराना क्वेश्चन हमारा अभी रह गया था पूरी बात करना। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तो किस प्रकार के संविधान, किस प्रकार के हमारे अधिकार है, तो याद रखिएगा। मैं पूरी बात करना कंप्लीट करना रह गई थी मेरी। पहला है विधिक अधिकार। विधिक अधिकार यानी जो हमें कौन, कोर्ट दिलाता है। ठीक है, आप आपके खिलाफ जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी अगर कोई भी छीनेगा तो आप किसका सहारा लोगे? कोर्ट का ही सहारा लोगे उसको वापस दिलाने के लिए। तो ये विधि अधिकार है, कानूनी अधिकार है। दूसरा ऑप्शन है नैतिक और अविधिक। क्या होता है? अब देखिए, आप बोलते हैं कि मतलब जैसे हम कोई सी बात ले ले कि मान लीजिए हमारे बुजुर्ग हमें बोलते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये अच्छा होता है, शिष्टाचार जो नियम रहते हैं, अब वो हमारे ऊपर रहता है कि उसको माने या ना माने। तो नैतिक जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, वो भी एक मॉरल टाइप के अधिकार है कि राज्य दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अब इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये नैतिक भी बोल सकते हैं और अविधिक भी बोल सकते हैं। राज्य के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको ये अधिकार देंगे ही वो। हाँ, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि डीपीएसपी एक ऐसे अधिकार है जो आपके सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को इफेक्ट करते हैं। तो राज्य अगर नहीं देगा ना, तो एक पॉलिटिकल प्रेशर होता है उनके पास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, संवैधानिक उपचार। आप जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है, जो खुद भी एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 32। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है? राज्य नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का दायित्व किसका है? ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए 3 ऑप्शन है, इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों, और एक चौथा ऑप्शन है, यहाँ पर पंचायत भी डाल सकते हैं। अब देखिए, राज्य डीपीएसपी है, अब यहाँ पर राज्य लिखा है। अब राज्य का मतलब ये वो वाला राज्य नहीं हमारा, जैसे एमपी हो गया, यूपी हो गया, ये वो वाला राज्य नहीं है। इस राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है, स्टेट गवर्नमेंट भी आती है। सेंट्रल और स्टेट से जितने भी, जैसे पीएसयू, एलआईसी, बैंक, जितने भी, वो सब कवर होता है। तो ये राज्य का मतलब एमपी यूपी मत समझना आप। ठीक है, तो ये राज्य का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। अब स्टेट गवर्नमेंट में ऑब्वियसली पंचायत भी आई जाएगी, क्योंकि स्टेट के अंदर ही प्रावधान दिया गया है पंचायत का। तो देखिए ना, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का अधिकार दोनों को होगा। किसको होगा? दोनों को। दोनों मना नहीं कर सकते। यदि कोई सा भी अगर प्रावधान होगा जो इंस्ट्रक्शन दिया गया कि ये आप लागू करिए, तो वो दोनों को लागू करना पड़ेगा। राज्य ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरे ऐसा राज्य में अपोजिशन गवर्नमेंट है तो मैं नहीं करूंगी। करना पड़ेगा यदि सेंटर ने आदेश दिए। ठीक है, अभी उसका वायलेशन देखा भी जाता है अपोजिशन में, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों को ना, जो संविधान में प्रावधान दिए गए उससे आप मना नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21वां, हमारा समान नागरिक संहिता। बहुत करंट में भी अभी ट्रेंड में रहा है ये क्वेश्चन, आपको याद होगा। समान नागरिक संहिता, मैं इसका मतलब पहले समझा देता हूँ। समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है? देखिए,
जैसे तलाक, विवाह, शादी और गोद से संबंधित हो गए, एडॉप्ट करना मतलब, और प्रॉपर्टी। ये जो मेनली है तलाक, विवाह और गोद। इससे संबंधित हर धर्म में, जैसे हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, इन सब में क्या अलग अलग लॉज है। आप सभी जानते हैं कि जो लॉज है वो यूनिटरी, मतलब बहुत सारे लॉज है जो, मतलब कानून जो है वो सबके लिए समान होना चाहिए। लेकिन धर्म के नाम पे जो ये समान नागरिक संहिता है, धार्मिक और इस बिहार पे है ना, अलग अलग है। हिंदू धर्म में तलाक के अलग नियम है, विवाह के अलग नियम है, किसी को गोद लेना है तो उसके नियम अलग। मुस्लिम से आपने तीन तलाक कानून भी सुना होगा। तीन तलाक क्यों लाए थे? मुस्लिम में तलाक लेने की, विवाह करने की, सब अलग अलग कानून है। उसमें आप राज्य इंटरफेयर इतना नहीं कर सकता कि आप भैया ऐसा करिए ऐसा करिए। एक नैतिक दायित्व दे सकता है, मैंडेटरी नहीं हो सकता, क्योंकि ये व्यवस्था शुरू से हमारे यहाँ प्राचीन व्यवस्था ही चली आ रही है। तो इसमें हमारे संविधान वालों, निर्माताओं ने इतना नहीं सोचा कि इसमें इतना ना इंटरफेयर कर सके, क्योंकि आप सभी जानते हैं धार्मिक मुद्दे पे इतना आप इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। ये आज भी है। तो हमारे संविधान में क्या है, डीपीएसपी में आप, अभी मैंने बताया कि डीपीएसपी एक क्या है, नैतिक दायित्व है। तो हमारे संविधान में ऐसा बोला गया था कि जो जब भी लगेगा कोई सा भी डीपीएसपी, यदि लगता है कि हमारे देश की परिस्थिति के अकॉर्डिंग बन सकता है मौलिक अधिकार, तो उसको मौलिक अधिकार भी बना सकते हैं या उसको लागू भी किया जा सकता है। तो उसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया। उसमें एक अनुच्छेद है 44, आर्टिकल 44, जो क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है, सभी के लिए। सिविल कोड आप देखे हो, यूनिफॉर्म पहन के जाते तब स्कूल में सबकी एक ही यूनिफॉर्म होती थी। ऐसा तो है नहीं कि टॉपर की अलग यूनिवर्स यूनिफॉर्म होगी, बैक बेंचर्स की अलग यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म यानी सबके लिए अलग कानून नहीं, एक ही कानून होना, एक ही नियम होना। तो यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है। तो अभी हाल ही में किसने यूनिफॉर्म यूसीसी लागू करा, करंट का क्वेश्चन है। अभी हाल ही में उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला स्टेट बना आजादी के बाद। याद रखिएगा, आप पढ़ेंगे बहुत सारी किताबों में गोवा भी लिखा होगा। क्या लिखा होगा? कि गोवा में सबसे पहले समान नागरिक संहिता थी। आप याद रखिएगा, गोवा में आजादी से पहले पुर्तगालीज का राज था, तो आजादी से पहले ही समान नागरिक संहिता लागू थी। इस वजह से आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो पहला क्वेश्चन, कि शुरू से हमारे देश में कहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू था? गोवा में। दूसरा क्वेश्चन, अभी हाल ही में समान नागरिक संहिता का बेस्ट उदाहरण कहाँ देखा गया जहाँ लागू किया गया? तो उसका उदाहरण है उत्तराखंड। अभी असम में भी कमेटी बन गई है, और धीरे धीरे उसमें प्रयास किया गया है। इसमें आर्टिकल 44 में ऐसा लिखा गया है कि राज्य प्रयास करेगा कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। इससे क्या होगा कि राष्ट्र में एकता बढ़ेगी और अखंडता आएगी। ठीक है, आपको क्लियर हो गया? आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता के बारे में दिया गया है। उत्तराखंड में अभी हाल ही में लागू किया गया है। समान नागरिक संहिता का मतलब क्या होता है? तलाक, विवाह, गोद, इन सबके कोई भी धर्म हो, सब में समान कानून हो, समान नियम हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत से रिलेटेड। आप सभी जानते हैं रूट लेवल डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं? इंसान, विधायक से आप देखेंगे आज भी विधायक और एमपी बन जाते हैं। पहले वोट लेने तो आप सभी जानते हैं कि घर घर तक आते हैं। उसके बाद जैसे ही कोई विधायक बन जाता है, कोई एमपी बन जाता है, उनसे बात करना, यानी आप समझ रहे हैं कितनी प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ता है। लेकिन वही अगर चुनाव होते तो फिर आपके घर तक के, आपके घर के अंदर खाना भी खा लिया जाता है। ठीक है। तो पंचायत, अब पंचायत व्यवस्था क्यों लाई गई है? आप सभी जानते होंगे कि सरपंच सरपंच हो गए, पार्षद हो गए। ठीक है, तो ये पंचायत सिस्टम का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि उनसे हम डायरेक्टली कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से पंचायत को रूट लेवल डेमोक्रेसी का हिस्सा बनाया गया, कि रूट लेवल से डेमोक्रेसी की, जो लोकतंत्र की मूल भावना है, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था, उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो पंचायत का संगठन के किस अनुच्छेद में? तो इसको याद रखिएगा, डीपीएसपी का ये आर्टिकल है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बोला गया है कि राज्य प्रयास करेगा पंचायतों का गठन करने की। ठीक है, आप सभी सभी जानते होंगे कि है ना 1992 में पंचायत सिस्टम लाया गया है। ठीक है, अमेंडमेंट किया गया है संविधान में। आर्टिकल संविधान संशोधन 73वां और 74वां 1992 में। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि संवैधानिक प्रावधान में पंचायतों का संवैधानिक प्रावधान कब जोड़े गए? तो 1992 में
1992 में कौन कौन सा 173वां संविधान संशोधन और एक 74वां, जिसके तहत नगर पालिका व्यवस्था की गई, और 73 में पंचायत व्यवस्था की गई। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 में बताया गया है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारे। निशुल्क शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अब देखिए, पहला ऑप्शन है आर्टिकल 41, जिसमें बोला गया कि राज्य क्या करेगा, जो काम शिक्षा, जो बेरोजगार है उनकी सहायता करेगा। ठीक है, आर्टिकल 45 में SC ST और दुर्बल वर्गों की बात की गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 46, जिसमें राज्य निशुल्क शिक्षा का प्रावधान करेगा। देखिए, करेगा इसमें राज्य के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, शिक्षा का प्रावधान करेगा। अब इसी के थ्रू ही देखना, एक और आर्टिकल 21, अभी मैंने बताया था आपको, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, जो फंडामेंटल राइट बना बाद में। फिर RTE अधिनियम लाया गया हमारे यहाँ। एक मिनट, उसके बाद क्या लाया गया, RTE अधिनियम लाया गया। ठीक है, 2009 में। कब लाया गया ये, 2009 में। ठीक है, आर्टिकल 47 जो था लास्ट ऑप्शन है, इसमें बोला गया कि राज्य क्या प्रयास करेगा, पोषाहार स्तर बढ़ाने में, न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाने में। आप सभी जानते हैं आंगनवाड़ी व्यवस्था है हमारे यहाँ, आंगनवाड़ी व्यवस्था है। फिर राज्य से बहुत सारे प्रयास करती है कि जो बच्चे हैं उनका पोषाहार स्तर बढ़े। ठीक है, जमा आंगनवाड़ी में आप देखेंगे कि हर अलग अलग दिनों में कभी दलिया बंटता है, कभी जितने भी न्यूट्रिशन लेवल वाले प्रोडक्ट्स है वो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, ताकि कोई भी बच्चा अपने जो न्यूट्रिशन लेवल को है, कोई भी दुर्बल पैदा ना हो, या अगर दुर्बल होता है तो टीकाकरण की व्यवस्था करती है। तो ये 47 में बताया गया कि राज्य ऐसा व्यवस्था करेगा कि जो बच्चे हैं उनका पोषण स्तर बना रहे, और जो हमारा देश है जिसमें हम बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, तो वही वाली भावना इस आर्टिकल में रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 24वां नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, कि भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं। तीन ऑप्शन ही है यहाँ पर, चौथा मैं बना देता हूँ। क्या, सरकार प्रमुख। अब देखिए, पहला ऑप्शन है कार्यपालिका का प्रमुख, दूसरा न्यायपालिका का प्रमुख, तीसरा विधायिका का प्रमुख, चौथा सरकार प्रमुख। अब देखिए, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना, वो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद, जैसे आर्टिकल 52 to 78, जो भाग 5 जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित है, जिसमें 53 में बताया गया है कि जो राज्य राष्ट्रपति है वो क्या है, कार्यपालिका की समस्त जो शक्ति है वो किसमें निहित होगी, समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, उसमें अनुच्छेद में बोला गया है। इसका मतलब क्या होता है, आप कार्यपालिका यानी क्या होता है, हमारी कैबिनेट। आपने सुना होगा मोदी जी, गडकरी जी, S जयशंकर जी, तो ये क्या है, ये कार्यपालिका के प्रमुख मंत्री है। इन्हीं को जो इंस्ट्रक्शंस कौन देता है, राष्ट्रपति। कोई भी कार्य होंगे ना, PM जैसे, अगर हमारे PM मोदी जी मान लीजिए US जा रहे हैं, तो US जा रहे हैं तो PM मोदी के नाम पे वहां कोई भी पर्चा नहीं मिलेगा आपको। उस पर्चे पे जो रहेगा ना, कि अगर कोई भी, अगर PM मोदी जी ने घोषणा करी है डोनाल्ड ट्रम्प जी के साथ, कोई भी घोषणा डिक्लेरेशन करा है, तो वो जितने भी डिक्लेरेशन होंगे ना, वो राष्ट्रपति के नाम पे होंगे, राष्ट्रपति की सील साइन होगी। जो ये शो करता है कि कार्यपालिका का प्रमुख भैया कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री नहीं होता, कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जो देश का सर्वोच्च पद होता है। ठीक है, इसलिए हमारे देश को गणतांत्रिक राष्ट्र बोला गया है, क्योंकि देश का प्रमुख जो है ना वो निर्वाचित होता है हमारे यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्लियर हो गया आपको सब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? अब ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया कि राष्ट्रपति हमारे यहाँ देखिए, ब्रिटेन में तो ऐसा है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भैया राजा कोई नहीं है। हमारे यहाँ सब होता है निर्वाचित। निर्वाचन होता है, बकायदा निर्वाचन होने के बाद सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति बनते हैं। तो कौन किसके पास है? संसद के। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? जनता करती है कि संसद करती है? तीसरा ऑप्शन है निर्वाचक मंडल। अब देखिए, जनता किसको मेंबर्स को सिलेक्ट करती है, ठीक है। अब वही मेंबर्स क्या बनाते हैं? अब मेंबर्स में क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक, अगर हमारी भाषा में बोले विधायक जी, और सांसद जी, ठीक है। तो ये विधायक और सांसद क्या बनाते हैं? इनसे मिलकर एक निर्वाचन मंडल बनता है। क्या बनता है? और ये निर्वाचन मंडल मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते राष्ट्रपति को चुनने में। एक निर्वाचन जिसको हम चुनते हैं, विधायकों को, सांसदों को, राज्य के चुनाव अलग होते हैं, संसद के चुनाव अलग होते हैं, इससे एक निर्वाचन मंडल बनता है। वही निर्वाचन मंडल जिसका निर्वाचन मंडल आर्टिकल 54 देखेंगे, उसमें निर्वाचन मंडल की बात की गई है। उससे एक व्यवस्था बनेगी जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज। और वही राष्ट्रपति के चुनाव में ना पार्टिसिपेट करते हैं और राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है। आइए अब हमारे 26वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है 4 वर्ष, दूसरा 5 वर्ष, तीसरा 6 वर्ष, और चौथा हम ये मेंशन करते हैं 7 वर्ष। अब देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। जितने भी विधायक, सांसद, इनका कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। अब एक क्वेश्चन याद रखेगा कि भैया लोकसभा के जो मेंबर्स है ना, उनका कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन जो राज्यसभा है ना, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के, क्योंकि आप देखिएगा जो हमारी संसद है ना, वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति को मिलकर बनती है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। एक नई बात इस क्वेश्चन से आपको जानने को मिली कि ये 6 वर्ष का प्रावधान किसका होता है, 6 वर्ष का कार्यकाल किसका होता है? राज्यसभा के मेंबर्स का।